हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल माय डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे उनमें ओपिनियंस हैं, हमारे एडिटोरियल्स हैं या हमारे आर्टिकल्स हैं, इनके हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं यहां पर नोट्स मेकिंग की। देखिए एस्पिरेंट्स, नोट्स मेकिंग से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए हमारा सीएसएस और पीएमएस के लिए ऐसे का जो है एवेल्युएशन सेशन चल रहा है, आप इसकी डिटेल जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इस एवेल्युएशन सेशन के अंदर क्या है? आपकी डेली बेसिस के ऊपर एवेल्युएशन, और वो भी 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग के अंदर। तो अब हम बात करते हैं यहां पर नोट्स मेकिंग की। देखें बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है यहां पर कंफ्यूज हैं कि सर हम यहां पर नोट्स मेकिंग कर तो रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास टॉपिक आता है तो हम यहां पर आंसर नहीं कर पाते। इस जो हमने डाटा लिखा हुआ है, इस डाटे को हम यहां पर पुट नहीं कर पाते। देखें सबसे जो बड़ी मिस्टेक पता है क्या आप करते हैं कि आप एक नोटबुक लेते हैं और जो भी हम यहां पर टॉपिक्स डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल 4 टॉपिक्स है, 5 है, 3 है, 2 है, आप क्या करते हैं कंसेक्टिवली जो है वो ऐड कर देते हैं उसके अंदर। अब ये गलत चीज है, यहां पर ठीक कैसे किया जा सकता है? देखें मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपका पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा एंड ऑफ ईयर, और वे भी विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद स्टैट्स, विद इश्यूज एंड चैलेंजेस, पॉलिसी मेजर्स। अब करना क्या है? देखिए सबसे पहले आपने पेजेस को लेना है। पेजेस को लेने के बाद आपने करना क्या है कि वहां पर टॉपिक वाइज आपने उन पेजेस को डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहां पर जिस तरह मिडल ईस्ट की अभी वॉर चल रही है यूएसए और ईरान के दरमियान में, तो ये इशू चल रहा है 28 फेब से। तो अब हम इसको डेली बेसिस के ऊपर कवर करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अप्रोच क्या रही, पाकिस्तान का बैलेंसिंग एक्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए जिस तरह ईरान और यूएसए की वॉर हमें देखने को मिली, उसको भी डिफरेंट नाम से जो है यहाँ पर जो है वो उसको जो है पुकारा गया या उसको कहा गया या उसको नाम दिए गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिमेट्रिकल वॉर का नाम दिया गया, वॉर ऑफ वर्ड्स का नाम दिया गया, मेंटल वॉर का नाम दिया गया, जिसको साइकोलॉजिकल वॉर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जब आपने मिडिल ईस्ट वाला जो इश्यू है यूएस से इजराइल और ईरान के दरमियान में, वो आप यहां पर टॉपिक की हेडिंग देंगे और जो जो चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इसके रिलेटेड वही चीजें आपने ऐड करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने डेट लाजमी डालनी है कि इस डेट को ये न्यू जो है यहां पर डेवलपमेंट हुई थी। ठीक है, तो आपने टॉपिक वाइज चीजों को लेकर चलना है। आपने ऐसा नहीं है कि एक ही नोटबुक के अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर 4 to 5 जो है वो कह लेकर टॉपिक इधर मेंशन करते जाए, और जब चीजों को आप अलग करके लिखेंगे नहीं, सेपरेट करके या सेग्रीगेट करके लिखेंगे नहीं, तो क्या फायदा उन चीजों का? फिर तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है कि यहां से आपने जो है एक चीज को जो है लेकर चलना है, और वो चीज क्या है? टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज आपने चीजें यहां पर कवर करनी है। अब एक टॉपिक के रिलेटेड हम 1 वीक या 2 वीक के अंदर 1 या 2 टॉपिक लाजमी डिस्कस करते हैं, जो आपका टॉपिक जो आपने नाम दिया हुआ, जो आपने रखा हुआ है नाम, ठीक है, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ। तो अब यहां पर क्या करेंगे, जो जो चीजें हम यहां इधर डिस्कस कर रहे हैं आपने उसके रिलेटेड जो मटेरियल वहां पर पुट करते जाना। अब मटेरियल किस टाइप का हो सकता है? आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, इंपैक्ट्स हो सकते हैं, पॉलिसी मेजर्स हो सकते हैं, सजेशंस हो सकती है, आपकी रेमेडीज हो सकते हैं। ये सारी चीजें आप ऐड करते जाएंगे उस टॉपिक के नीचे। तो ये है बेस्टेस्ट स्ट्रैटेजी नोट्स मेकिंग की। और मैं पहले भी कहता हूं एज पॉसिबल एज नोट्स मेकिंग आपने अपने हाथों से करनी है, चीजों को अपने हाथों से गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा आज भी जो यहां पर एग्जाम होने वाला है ना, वो यहां पर आपने ही देना है और वो रिटर्न फॉर्म में ही होने वाला है। मैं बात करूं यहां पर जो लोग, जो एस्पिरेंट्स जो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं या एआई का टूल यूज कर रहे हैं, देखें आप लाजमी करें, लेकिन उस चीज को यहां पर पेज के ऊपर लाजमी उतारें।
जितनी देर तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, पेज पर नहीं उतारेंगे, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आज भी जो आपका एग्जामिनर बैठा हुआ ना वो ह्यूमन बीइंग है, वो कोई चैट जीपीटी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, या कोई एआई जो है आपका पेपर जो है वो चेक नहीं कर रहा। मेन एग्जाम आपने ही जाकर देना है, कहने का मतलब ये है। तो चीजों को जो है आपने अपने हाथों से गुजारना है, नोट्स मेकिंग आपने अपने हाथों से करनी है। तो आई होप आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिकोड करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, आज जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें यहां पर जेम्स क्या कहता है, जेम्स कहता है कि द फुलिश मैन सीक्स हैप्पीनेस इन द डिस्टेंस। बात की जा रही है हैप्पीनेस की, किसकी बात की जा रही है, हैप्पीनेस की। द वाइज ग्रोज इट अंडर हिज फीट, कि जो बेवकूफ होते हैं, जो कम अकल लोग होते हैं, वो अपनी खुशियां जो है ना ढूंढते हैं। अब किस में ढूंढते हैं, दूर दराज जो अपॉर्चुनिटीज को उनको नजर आ रही होती हैं, जो उनके जो विकासद होते हैं, उनके साथ उन्होंने क्या किया था, अपनी खुशियों को मंसूब किया होता है। अब जो यहां पर अकल रखने वाले लोग हैं, जो अकलमंद है, वो क्या करते हैं कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी डेली बेसिस के ऊपर छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां ढूंढते हैं और खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं। यह फर्क है यहां पर अकलमंद लोगों के अंदर और जो यहां पर ना अकल रखने वाले लोगों के दरमियान में। देखें आप सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, आप डेली बेसिस के ऊपर कैसे खुश हो सकते हैं। देखें यहां पर कुछ चीजें हैं जो हर एस्पिरेंट को फेस करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल रीडिंग का इशू है, राइटिंग है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, नॉलेज का इशू आ रहा है, एनालिटिकल एबिलिटी का इशू आ रहा है, या एनालिसिस का इशू आ रहा है, वो नहीं डेवलप कर पा रहा, या क्रिटिकल थिंकिंग वो नहीं यहां पर जो है वो इनहेंस कर पा रहा। तो ये वो इश्यूज हैं जो हर एस्पिरेंट को यहां पर फेस करना पड़ते हैं। अब खुश कैसे हो सकता है, क्वेश्चन इज दैट। देखें आप कल जो रीडिंग कर रहे थे और जो आज आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप डेली बेसिस के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं तो देन आप एक फर्क नोट कीजिएगा कि जो आप फर्स्ट डे आप रीडिंग कर रहे थे और आज की रीडिंग है उसके अंदर जो है जमीन आसमान का फर्क होगा। तो कम से कम इतनी खुशी लाजमी लेकर आए कि मैं इतनी तो मैंने इंप्रूवमेंट कर ली है कि आज मेरी रीडिंग अच्छी हो रही। देखिए एग्जाम को क्रैक करना, एलोकेशन लेनी, वो एक अलग ही लेवल है खुशी का, लेकिन डेली बेसिस के ऊपर अपनी छोटी छोटी चीजों के अंदर कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। जब आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज के साथ अपनी खुशियों को मंसूब करते हैं ना, और वो अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिलती तो देन आपको यहां पर क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, आपको मायूसी का सामना करना पड़ता है, यहां पर आप मायूस हो जाते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर आपने राइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी राइटिंग यहां पर इंप्रूव हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं कहीं ना कहीं पर जो वो इंप्रूव कर रहा हूं, रीडिंग को इंप्रूव कर रहा हूं, अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर रहा हूं। इट मींस कि मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे जा रहा हूं, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मेरा यहां पर नॉलेज पॉलिश हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जब आप टारगेट्स यहां पर फिक्स करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, और अगर आप उन टारगेट्स को यहां पर अचीव कर लेते हैं रात 12 बजे तक, 2 बजे तक, तो आपको एटलीस्ट इतना खुश होना चाहिए कि आज के जो मेरे टारगेट्स हैं स्टडी के रिलेटेड वो मैंने कवर कर लिया, अब कल की कल के साथ देखी जाएगी। ठीक है, जो ऑलरेडी आप प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्लानिंग बनाते हैं, आप बनाकर सोते होंगे। जो सीरियस कैंडिडेट है, जिनको पता है काम करना कैसे है, तो एक ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली बेसिस के ऊपर जो है वो छोटी छोटी चीजों के अंदर खुशियां तलाश करें और खुश रहने की कोशिश करें। और जिस तरह हमारी आज की यूथ है फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और स्पेशली अगर बात करें हम यहाँ पर जेनजी की, जेनजी चाहता है मैं सीएसएस करूँ, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर इनके प्रोटोकॉल्स देख रहा है कि बड़ी यहाँ पर जो है ना वो कह ले कि लाइफस्टाइल वगैरह ये वो सारी चीज़ें, तो वो कुछ तो यहाँ पर इंप्रेस होकर आ रहे हैं कि हमने सिविल सर्विस एग्जाम को यहाँ पर क्रैक करना है, इसकी प्रेपरेशन करनी है। लेकिन इसकी डार्क साइड का भी आपको पता होना चाहिए, जो आपको इन फ्यूचर जो है वो सामना करना पड़ सकता है। देखिए हमेशा सीरियस कैंडिडेट बनकर रहें, प्रेपरेशन डेली बेसिस के ऊपर करें, टारगेट्स को डेली बेसिस के ऊपर अचीव करें, रीडिंग के ऊपर काम करें, राइटिंग के ऊपर काम करें, और इनके ऊपर ही अपनी खुशियां जो है वो तलाश करने की कोशिश करें।
तो आई होप आपने इस चीज़ को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ठीक है। देखिए आज हमारे पास करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, IR और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहले जो आज हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है बेसिकली यहाँ पर काबुल अनएबल अनविलिंग। इस चीज़ को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना। देखें अनएबल एंड अनविलिंग बेसिकली आप कह लें कि इंटरनेशनल लॉ का एक रूल है। अब रूल क्या है यहां पर, इन केस ऑफ पाकिस्तान, इन केस ऑफ इंडिया, इन केस ऑफ अफगानिस्तान, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ये इंटरनेशनल लॉ की यहां पर बात की गई है ना, इसको हमने अंडरस्टैंड करना और इसके ऊपर हमारी डिबेट रहेगी, ठीक है। अब देखा जाए तो द अनएबल एंड अनविलिंग स्टैंडर्ड डोमेस्टिफाइंग पाकिस्तान स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना। देखें थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, बाकी डिटेल डिस्कशन जो है आगे हम जाकर करने वाले। अनएबल का मतलब क्या है कि ये अफगानिस्तान जो है अभी अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो 2021 के बाद ऑनवर्ड हमें देखने को मिल रही है, तो ये समझ ले कि अपने आप को ऐसे बता रही है कि जैसे हम जो है अनएबल है यहाँ पर के मिलिटेंट्स ग्रुप्स को नहीं रोक पा रहे कि वो ट्रांस बाउंड्री जितने भी इश्यूज एस्केलेट कर रही है उनको क्या करें, यहाँ पर कम करें। स्पेशली अगर देखा जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह KPK और बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट बिल्कुल अनएबल है कि वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। दूसरी बात करते हैं अनविलिंग की, तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर यह भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट जो है वो वाकई अनविलिंग है, वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहती। तो अब इस केस में क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के पास सेल्फ डिफेंस का लीगल राइट है कि वो यहां पर अटैक कर सकते हैं। अब यहां पर पाकिस्तान बेसिकली कह ले कि आम लोगों के ऊपर जो है अटैक नहीं करे, बल्कि पर्पस क्या है, मिलिटेंट्स के ग्रुप्स का जो ठिकाने हैं उनको जो है यहां पर निशाना बनाना। और जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन गज़बुल हक स्टार्ट किया गया, और यह कौन सी डेट को स्टार्ट किया गया यह आप नीचे मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इंडिया की। जो इंडिया ने यहां पर भावलपुर और मुरीदके में जो अटैक किया और यहां पर बताया गया कि हम भी यहां पर कह लें कि टेररिज्म के जो यहां पर ठिकाने हैं उनको यहां पर निशाना बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो यहां पर एबल भी है और पाकिस्तान तो यहां पर विलिंग भी देखने को मिल रही है कि भाई पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अगर इंटरनली सिक्योरिटी इशू देखा जाए तो वो है टेररिज्म। तो पाकिस्तान तो यहां पर चाहता है, विलिंग है कि पाकिस्तान यहां पर टेररिज्म को खत्म किया जाए, और एबिलिटी भी है, पाकिस्तान एबल भी है। तो इस केस में यहां पर इंडिया के पास ये सेल्फ डिफेंस वाला लीगल राइट नहीं है, क्योंकि लीगल राइट का मतलब ही ये आता है कि जब आपकी यहां पर जो स्टेट है, जैसे अफगान तालिबान गवर्नमेंट के स्टेट देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो अफगानिस्तान अभी क्या है, यहां पर अनएबल भी है और अनविलिंग भी है। तो यहां पर लॉ ये कहता है कि जो मुतासरा स्टेट है उसके पास लीगल डिफेंस का राइट है कि वो यहां पर जो है वो मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो ठिकानों को एरेडिकेट कर सकता है। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। उसके बाद है पाकिस्तान, इसके अंदर और भी डिस्कशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने नोट करनी है चीजें। सेकंड टॉपिक है पाकिस्तान है लॉ ऑफ मेडिएशन। जो पाकिस्तान ने USA और ईरान के दरमियान में जो एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, देखें ये जो पाकिस्तान ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, इसको सिर्फ पॉलिटिकल जो है वो कह ले के डिप्लोमेसी तक ही ना रहें, जो आप कह ले के ये एक कह ले के सफारती अमल ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने कह ले के उन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को भी जो है यहाँ पर मेंटेन रखने की कोशिश की है। जहां पर आपने ग्लोबल पावर्स जो है यहाँ पर कह लें कि जो अभी चुप करके बैठे हुए हैं, आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर एक किस्म के फेल हो चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि इनके दरमियान में जो है यहाँ पर डी एस्केलेशन नहीं करवाई, वो करवाई यहाँ पर पाकिस्तान ने। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर बेसिकली बात की जा रही है मिडिल पावर जो पाकिस्तान को एज ए स्टेटस मिला, उसके बाद है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, USA ईरान मेडिएशन। तो इसके अंदर जो बात की जा रही है ना यहाँ पर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की, तो इसको पाकिस्तान ने यहां पर मेंटेन रखने की बात की है। और इसके अंदर हैग कन्वेंशन क्या कहती है उसको भी देखेंगे 1907 के अंदर, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और UNO का जो चार्टर है जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्या कहता है उसको भी देखेंगे कि अगर दो स्टेट आपस में लड़ रही हैं तो तीसरी स्टेट का यहां पर जो है वो हक बनता है, या वो यहां पर दोनों स्टेट्स के दरमियान में जो है वो कह लें कि एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए सुलह करवा सकते हैं, जहां पर अगर आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन अगर आपके काम नहीं भी कर रहे थे। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
उसके बाद है थर्ड हमारे पास प्रायोरिटाइजिंग एजुकेशन। इसके अंदर स्टैट्स है बेसिकली आपने ऐड करने, बाकी तो आपको पता ही है एजुकेशन की क्या सूरत हाल है। लेकिन आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक चीज भी डिस्कस की थी कि जो एजुकेशन के ऊपर कितना बजट लगाया जा रहा है आपका पॉइंट कह लें कि यहाँ पर 8% हमने आई थिंक डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर द एजुकेशनल पैराडॉक्स, राइजिंग लिटरेसी रेट्स एंड प्लमेटिंग स्टेट स्पेंडिंग। तो अगर देखा जाए तो हमें एजुकेशन के ऊपर जो स्पेंडिंग देखने को मिलनी चाहिए वो भी कम होती जा रही है, लेकिन इसके अंदर जो स्टैट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, लास्ट टॉपिक रहेगा पॉवर्टीज राइज। अब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है भाई, 2005 के अंदर जो पॉवर्टी रेट था वो यहां पर कितना 50%, बाद में 2018 और 19 के देखने को मिला 21%। अब अगर देखा जाए तो 2025 और 26 के मुताबिक देखा जाए तो पॉवर्टी रेट पता है कहां पर जा रहा है 28% पे, एक बार फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर द लॉस्ट डेकर्स रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है। और लास्ट में हमारे पास रहेगी यहां पर वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि डन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ऑलमोस्ट हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, 2 सिनोनिम्स और 2 एंटोनिम्स के साथ। ठीक है, तो आप अपनी वोकैब भी यहां पर कंपाइल कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आप डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा द अनएबल एंड अनविलिंग स्टैंडर्ड डोमेस्टिफाइंग पाकिस्तान स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया था यहां पर ओवरव्यू में कि अनएबल एंड अनविलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, ये इंटरनेशनल लॉ का एक रूल है कि जहां पर 2 स्टेट्स के दरमियान में यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जैसे इंडिया और जैसे यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में हो रहा है, मेन रीजन क्या है मिलिटेंट्स ग्रुप्स को लेकर। लेकिन अफगान तालिबान गवर्नमेंट को बार बार पाकिस्तान की तरफ से क्या बोला जा रहा है कि भाई इनके ऊपर कंट्रोल करो, लेकिन ये कंट्रोल हासिल नहीं किया जा रहा। कंट्रोल नहीं किया जा रहा किसकी तरफ से, अफगान तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहां पर ये जो लॉ हमें, ये जो रूल हमें देखने को मिलता है, तो यहां पर इंप्लीमेंट होता है कि पाकिस्तान के पास बेसिकली लीगल राइट है कि वो यहां पर सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, सेल्फ डिफेंस यहां पर कर सकती है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि अगर देखा जाए पाकिस्तान ने हंड्रेड्स ऑफ यहां पर क्रॉस बॉर्डर जो है अटैक्स देखने को मिले। अब सबसे पहले देखें तो 80 हमें यहां पर फरवरी के अंदर देखने को मिले, इस तरह 146 जो है हमें मार्च के अंदर देखने को मिले, और 85 जो है अप्रैल के अंदर हमें अटैक्स देखने को मिले। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब यहां पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट अनएबल भी है और अनविलिंग भी है। ठीक है, कि यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स को यहां पर कंट्रोल करना चाहिए, जो नहीं किया जा रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान के पास ये लीगल राइट बनता है कि वो यहां पर सेल्फ डिफेंस में जो अटैक कर सकता है, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। उसके बाद है काबुल एग्जेक्टिव फेलियर की अगर बात की जाए तो यही चीज हम बात कर रहे थे कि बेसिकली होस्ट स्टेट इज अनएबल टू कंट्रोल थ्रेट्स विद इन इट्स बॉर्डर्स। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो केपीके के अंदर इशू देखने को मिल रहा है या बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आपको पता है कि यहां पर ट्रांस बाउंड्री जितने भी अटैक्स किए जा रहे हैं, जो हमें यहां पर मिलिटेंट सेंचुरीज जो देखने को मिल रही है, कहां पर देखने को मिली है, किसकी सॉइल के ऊपर, किसकी जमीन के ऊपर, बेसिकली अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान यहां पर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। देखिए, पाकिस्तान का पर्पस ये नहीं है कि वो अफगानिस्तान के साथ उसकी लड़ाई है, नहीं। पाकिस्तान का सिर्फ जो है ना जो पर्पस है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनको रेडिकेट करना है, उनको खत्म करना है, उनको जड़ से उखाड़कर फेंकना है, जो बेसिकली पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, ये चीज है बेसिकली। तो अब देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक नेक्सस की बात की जाए तो पाकिस्तान डिफेंस लीडरशिप आर्गू दैट द काबुल इज अनविलिंग। तो अब यहां पर बात की जा रही है अनविलिंग, कि वो ख्वाहिशमंद नहीं है कि यहां पर इसके ऊपर जो है वो क्या करें, कंट्रोल करें मिलिटेंट्स ग्रुप्स को। तो कहीं ना कहीं पर मिली भगत भी देखने को मिलती है, और यही चीज हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जब यूएनओ के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आसम इफ्तिकार अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं पर टीटीपी और यहां पर जो है वो कह रहे हैं अफगान तालिबान की जो है मिली भगत भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, रीजन के अंदर टेररिज्म देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज भी है। तो अब अगर देखा जाए तो अनएबल और अनविलिंग वाला जो है रूल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर स्ट्रिक्ट टारगेट कंप्लायंस की। देखें, अब यहां पर पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर अटैक किया या स्ट्राइक्स की, बेसिकली पाकिस्तान का पर्पस क्या था, यहां पर जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो यहां पर सेंचुरीज हैं, जो ठिकाने हैं, उनको बेसिकली यहां पर जो है वो निशाना बनाना था, ना कि आम लोगों को। ठीक है, तो ये चीज पहले भी क्लियर थी। यहां पर अगर देखा जाए अम्यूनिशंस डिपोट्स की बात कर सकते हैं, यहां पर गोला बारूद जो हमें देखने को मिल रहा था उनको ठिकाना बनाया गया। ट्रेनिंग वेन्यूज जहां पर या दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है उनको निशाना बनाया,
उसके बाद सेंचुरीज इन काबुल है, कंधार है, उसके बाद यहाँ पर पैक्टिया है, उसके बाद यहाँ पर पैक्टिका है। तो यहाँ पर जो क्या किया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से जो है यहाँ पर निशाना बनाया गया, लेकिन आम लोगों को नहीं बनाया गया। पाकिस्तान की जो वॉर है या पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है या टसल है वो बेसिकली अफगान तालिबान के साथ नहीं है या अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है किसके साथ? बेसिकली यहां पर दहशतगर्द के साथ, यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स के साथ। ठीक है, तो यह चीज यहां पर कही जा रही है, डिसमेंटलिंग द लीगल प्रेसिडेंट्स फॉर इंडिया अग्रेशन। अब यही चीज अनएबल और अनविलिंग की अगर बात की जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के, तो यहां पर क्या इंडिया के पास ये राइट था कि वो यहां पर अटैक करता है? जो हमें पहलगाम अटैक देखने को मिला 2025 के अंदर, अप्रैल के अंदर, 22 अप्रैल को जो देखने को मिला, और बाद में मई के अंदर जो है दोनों के दरमियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होते हुए नजर आई। यहां पर इंडिया ने क्या किया कि भाई कहा कि हम जो है यहां पर पाकिस्तान के ऊपर जो हमने अटैक किया वो तो हमने यहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स के जो सेंचुरीज है उनको निशाना बनाया, जो भावलपुर और मुरीदके में। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एबल भी है और पाकिस्तान की विलिंग भी है कि वो यहां पर टेररिज्म को खत्म करे, और उसी के लिए पाकिस्तान यहां पर आज आपको लड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कितने अटैक्स किए गए हैं यहां पर? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कशन की थी जब आसम इफ्तिखार साहब ने कहा था कि यहां पर 5300 अटैक्स किए गए पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान क्या उसके लिए विलिंग नहीं होगी कि उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा अगर देखा जाए जो सॉवरेनिटी को जो थ्रेट है वो किसकी वजह से? टेररिज्म की वजह से। लेकिन अब यहां पर जो मुरीदके और भावलपुर के अंदर जो अटैक किया गया, तो पाकिस्तान तो अगर देखा जाए जो भी यहां पर थे, जो भी यहां पर लोग थे, तो आज भी वो कहने के फैटफ कि जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का सामना करने पड़े, उनके अकाउंट्स यहाँ पर बैन कर दिए गए, ये सारी चीजें जो है देखने को मिल रही। उसके बाद अगर देखा जाए यूएनओ के जो हमें काउंटर टेररिज्म के जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी हैं इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज वो चल रही है और उनका वो सामना भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एबल भी है और पाकिस्तान की विलिंग भी है कि वो टेररिज्म को खत्म करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है सेल्फ डिफेंस का लीगल राइट इंडिया के पास नहीं था। ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। ठीक है, तो यहां पर देखें नो इमिनेंट थ्रेट। ठीक है, भावलपुर और मुरीदके वाला हमने डिस्कस कर लिया। डोमेस्टिकली डिसेबल्ड टारगेट्स, ठीक है, तो यहां पर फैटफ का भी सामना करना पड़ रहा है जो भी है यहां पर। उसके बाद अगर देखा जाए फेलियर ऑफ प्रूफ एंड एट्रीब्यूशन, तो यहां पर जो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि यह हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, जो सेक्शन 19 है पाकिस्तान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्ट 2020 के अंदर, है ना। तो यहां पर क्या है कि म्यूचुअल असिस्टेंस लेनी चाहिए थी बेसिकली इंडिया को यहां पर, कि पहलगाम वाला जो अटैक हुआ कि क्या पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व था? पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान ने अभी भी कहा कि भाई जो है यहां पर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन इंडिया की तरफ से वो नहीं करवाई गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया को भी जो है यहां पर अपने क्रिमिनल प्रोसीजर को जो है वो सामना करना चाहिए था, लेकिन उसको उन्होंने नहीं किया। उल्टा क्या किया कि यहां पर दोनों के दरमियान में वॉर स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान कंप्लायंस अंदर ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो हम अभी भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की विलिंग भी है और पाकिस्तान एबल भी है कि टेररिज्म को खत्म करना चाहता है। ठीक है, ये चीज भी है। अब ग्लोबल वेरिफिकेशन की बात की जाए फैटफ, और यहां पर जो मैं काउंटर टेररिज्म कमेटी की बात कर रहा था यूएनओ के, तो इसके अकॉर्डिंग 2008 के बाद जब यहां पर मुंबई अटैक की बात की जाए तो उसके बाद से जो है कोई भी इस तरह की चीज जो है वो पाकिस्तान के खाते में नहीं पड़ी। ठीक है, कि पाकिस्तान इसके अंदर इसी तरह की जो है वो एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज आप देख लें कि कितने साल यहां पर गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कह लें कि यहां पर ब्लेम किया जा रहा है। ये चीज़ है बेसिकली 18 ईयर्स जो है वो यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड स्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाइड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कमिटमेंट इंश्योरिंग नो ओवर्ट एंड कॉवर्ट सपोर्ट इज एक्सटेंडेड टू नॉन स्टेट एक्टर्स। तो पाकिस्तान ने नॉन स्टेट एक्टर्स को यहां पर सपोर्ट नहीं किया गया। यहां पर अभी भी जो है यहां पर कह लें कि यूएनओ की काउंटर टेररिज्म कमेटी और यहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ये। ठीक है, क्या इसका मतलब यह हुआ कि अनएबल और अनविलिंग, इसका बेसिकली यहां पर क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है और यहां पर चीजों को सेग्रीगेट किया गया है कि क्या इंटरनेशनल लॉ यहां पर क्या कहता है कि दोनों के ऊपर लागू होता है या नहीं होता, दोनों किस तरह इसको डील कर सकते हैं। नो कॉन्ट्राडिक्शन एंड अगर देखा जाए स्टेट प्रैक्टिस, अगर देखा जाए डिस्टिंक्ट लीगल कार्टोग्राफी। अब दोनों केस में अलग था कि पाकिस्तान के केस में जो अफगानिस्तान वाला मैटर है वो अलग है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो मैटर है वो अलग है। ठीक है, दोनों के हमें अलग चीजें देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान के तो पास था यहाँ पर राइट
था सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि वहां पर वो अनेबल थे, अनविलिंग है यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं है ना, वो तो इसके ऊपर काम करना चाहते, विलिंग भी है और एबल भी है। तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, एबल और विलिंग। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। तो अब यहाँ पर आप ये बात कर सकते हैं कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का जो हमें रूल देखने को मिल रहा है अनएबल एंड अनविलिंग, तो इन दोनों का कंपैरिजन हमें देखने को मिला, जो आप लाजमी ये नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स है। ठीक है, अब बात करते हैं मिडिल पावर्स एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जिसको पाकिस्तान ने मेंटेन रखने की कोशिश की अभी यूएसए और इजराइल के जो है वो यूएसए इजराइल और ईरान के मामले में। ठीक है, तो अगर देखा जाए द यूएसए ईरान मेडिएशन एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लीगल आर्किटेक्चर। अब किस तरह आर्किटेक्चर का यह हिस्सा है भाई, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। बियॉन्ड प्योर डिप्लोमेसी, देखे बैक चैनल मेडिएशन, जिस तरह पाकिस्तान है यहाँ पर कह ले के पर्दे के पीछे रहकर दोनों कंट्रीज के दरमियान में पैगाम पहुंचाए और लेकर भी आए, ताकि इनके दरमियान में जो सुलह करवाई जा सके, किसी ना किसी जो है वो कह ले के नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर जो है आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस भी फेल होते हुए नजर आए। दूसरी भी तो यहाँ पर ग्लोबल पावर है ना, वो भी चुप करके बैठी हुई तमाशा देख रहे। तो ये पाकिस्तान ने यहाँ पर कह ले के उठकर अपना रोल प्ले किया, और यही जो इंटरनेशनल लॉ है उनको भी मेंटेन रखने की पाकिस्तान ने कोशिश की। तो ये भी एक चीज है यहाँ पर। अब देखें, इज मोर जस्ट पॉलिटिकल एक्सरसाइज, इट इज एन एक्टिव कंपोनेंट। अब देखें ये पॉलिटिकल जो है यहाँ पर मैंने बात की ना, पॉलिटिकल यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उससे भी बढ़कर ये चीज है ना। तो ये चीज भी एटलीस्ट यहाँ पर डिप्लोमेसी का जो है वो कह के डोर तो ओपन किया गया ना पाकिस्तान की तरफ से, है ना। तो ऑफ द लीगल आर्किटेक्चर गवर्निंग ग्लोबल स्टेट रिलेशंस ट्रेसिंग इट्स ओरिजिन। अब जो इसका ओरिजिन है कि यहाँ पर हैग कन्वेंशंस ऑफ द 1899 एंड 1907। अब यहाँ पर अगर देखा जाए 1899 और यहाँ पर 1907 में जो हमें देखने को मिला, देखें ये क्या था बेसिकली कि यहाँ पर अगर किसी दो स्टेट्स के दरमियान में वॉर हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो तीसरी स्टेट जो है या रियासत अपना रोल प्ले कर सकती है, दोनों के दरमियान में सुलह करवा सकती है। और यही चीज हमें बाद में जो है वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये उसका हिस्सा बनते हुए भी नजर आई। तो अब यहाँ पर यूएनओ का जो चार्टर मैंडेट क्या कहता है कि यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो है यूएनओ का चार्टर का, कि अगर यहाँ पर दो स्टेट्स के दरमियान में लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, तो तीसरी स्टेट जो है अपना जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती है, एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर सकती है, और दोनों के दरमियान में स्टेट्स के दरमियान में सुलह करवा सकती है। बेसिकली ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो हाउ मिडिल पावर्स शेप कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, तो किस तरह जो है यहाँ पर मिडिल पावर्स जो है इन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर मेंटेन रखती है। तो अगर देखा जाए, देखे अब आपको पता है कि मिडिल पावर्स कोई ग्लोबल पावर्स तो होती ही नहीं है, लेकिन ये इनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जरूर होती है। ये अपना रोल भी प्ले कर रहे होता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर भी रोल प्ले कर रहे होता है इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अब द प्रोसेस ऑफ स्टेट प्रैक्टिसेस क्या, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट सोलिडली एस्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ट्रीटीज आर जुडिशियल कोर्ट रूलिंग। अब देखें इन लॉ को, जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात की जा रही है, बेसिकली इनको ट्रीटीज के जरिए या फिर जुडिशियल कोर्ट रूलिंग के जरिए इनको एस्टैब्लिश या कायम नहीं रखा जाता, बल्कि बार बार प्रैक्टिस करने से होता है। जिस तरह अभी पाकिस्तान ने प्रैक्टिस किया ना, पाकिस्तान एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, तो ये एक रवायत है जो चलती आ रही है, उसी रवायत को पाकिस्तान ने मेंटेन रखा। आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा इट इवॉल्व्स डायनामिकली थ्रू कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। देखो यहां पर समझ आ गई ना, अभी जो हमने बात की, इट इवॉल्व्स डायनामिकली थ्रू customary international law patterns of state behavior that are repeated consistently out of sense are legal obligation। तो अब यहां पर अगर देखा जाए जुडिशियल कोर्ट या रूलिंग, और यहां पर जो है फॉर्मल ट्रीटीज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहां पर जो है वो ये मिडिल पावर्स अपना रोल प्ले करते हैं, और यही चीज पाकिस्तान ने यहां पर की। द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट ओवर पावर। अब यहां पर जो पावरफुल कंट्री है, ग्लोबल पावर है, वो तो लड़ रही है, लेकिन यहां पर मिडिल पावर्स के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना ट्रस्ट बिल्ड करती है। उस ट्रस्ट की बिना पर फिर क्या करती है, वहां पर सुलह करवाने की कोशिश की जाती है सारी, है ना। उसके अलावा रीइंफोर्सिंग लीगल नॉर्म्स की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान ने यहां पर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान में जिस तरह डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया, या एज ए फैसिलिटेटर कह लें या एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर लें, जिस तरह पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी थी। ठीक है, तो यहां पर पाकिस्तान ने दोनों के दरमियान में बेसिकली सुलह करवाई, और इस इंटरनेशनल जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, इसकी रवायत को यहां पर कंटिन्यू रखा, इसको मेंटेन बेसिकली यहां पर रखा। ठीक है, मिडिल पावर्स यहां पर पाकिस्तान को फिर कौन सा स्टेटस देखने को मिला, यहां पर मिडिल पावर का स्टेटस भी देखने को मिला। ठीक है,
ये चीज़ है। तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं बेसिकली कि किस तरह पाकिस्तान ने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को यहां पर मेंटेन रखा यूएसए और ईरान के मामले में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर शिफ्टिंग पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल नैरेटिव। देखिए बात की जा रही है जब से यहां पर पाकिस्तान ने जन्म लिया ना, जन्म के बाद तो देखिए पाकिस्तान ने फर्स्ट तो यहां पर वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया ही क्या, वो तो है सीटो सिंटो वाला मैटर सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। बात कर रहे हैं यहां पर कि बेसिकली आज तक जो है पाकिस्तान को यहां पर ब्लेम किया जाता रहा, यहां तक जो अभी यूएसए की अभी करंट अगर कंटेम्प्रेरी जो हमें यहां पर लीडरशिप देखने को मिल रही है, इनकी जब आप फर्स्ट टर्म भी उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने जो है यहां पर जो इस मामले के अंदर जो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और पाकिस्तान को यहां पर पूरी दुनिया के अंदर जो वो रेकग्नाइज किया गया कि पाकिस्तान ने यहां पर एज ए पीस मेकर रोल प्ले किया है। और पाकिस्तान के ऊपर तो ऑलरेडी जो है यहां पर कह लेके कई बार जो दहशतगर्दी के नाम के ऊपर ब्लेम किया जा चुका है, विलीफाई किया जा चुका है, तो ये चीजें भी है बेसिकली, ठीक है। क्रेडिबिलिटी ओवर फोर्स की बात की जाए, देखें यहां पर अगर देखा जाए तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो पाकिस्तान ने जिस तरह यहां पर पैगाम रसानी का काम किया ईरान का भी और ऑनेस्टी के साथ के ताकि दोनों जो है किसी न किसी जो है वो कह ले के नतीजे पर पहुंच जाए। एक चीज तो ये भी है द चैलेंज ऑफ प्रोजेक्टिंग सक्सेस की अगर बात की जाए, देखें ये जो प्रिवेंटिंग डिप्लोमेटिक डिके, अभी डिप्लोमेसी की बात की जाए कि ये जो डिप्लोमेसी इस तरह की होती है ना, ये बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो पाकिस्तान को इसको उजागर करना पड़ेगा कि भाई मैंने यहां पर रोल प्ले किया है, इन दोनों के दरमियान में यहां पर मैंने सीज फायर करवाई है। तो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बेसिकली यहां पर क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को जो है वो यहां पर जो है बताना चाहिए कि ये डिफेंड भी करना चाहिए और बताना चाहिए कि बेसिकली ये मैंने रोल प्ले किया। ये देखो ना इंटरनेशनल लीगल फॉर्म्स की बात फॉरम की बात की जा रही है। तो इस तरह जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यहां पर डिप्लोमेसी को डिके होने से रोका जा सकता है। डेमोक्रेटिक ऑथरिंग ऑफ द ग्लोबल लॉ, यहां पर देखा जाए ऑथर कंक्लूड्स विद द फंडामेंटल रिमाइंडर्स इंटरनेशनल लॉ इज नॉट रिटन एक्सक्लूसिवली बाय ग्रेट पावर्स। तो यहां पर जो इंटरनेशनल लॉ है वो बेसिकली यहां पर ग्रेट जो जितने भी ग्रेट पावर है या ग्लोबल पावर्स के द्वारा नहीं लिखी जाती, ठीक है, बल्कि क्या है इट इज कॉन्टिन्यूसली शेप्ड बाय चॉइसेस ऑफ द स्मॉलर, हमेशा जो छोटे यहां पर स्टेट्स हैं। देखें अब यहां पर चाइना और रशिया चुप करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान यहां पर देखें जो मिडिल पावर से भी नीचे था, वो जिसको बाद में मिडिल पावर का स्टेटस मिला है यहां पर, तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया और दोनों के दरमियान में सुलह करवा दी। बेसिकली ये चीज यहां पर कही जा रही है, ठीक है। तो अब इस तरह पाकिस्तान को इस जो शॉर्ट टर्म की जो हमें यहां पर पाकिस्तान ने रोल प्ले किया ना, इसको पाकिस्तान को उजागर करना चाहिए इंटरनेशनल लीगल फॉरम्स के ऊपर, भाई मैंने ये सुलह करवाई है जहां पर आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फेल हो चुके हैं, जहां पर आपकी ग्लोबल पावर दूसरी जो है यहां पर चुप करके बैठी हुई है। तो ये चीज बेसिकली यहां पर की जाए। तो लॉ ऑफ मेडिएशन ये था, आप इसको लाजमी जो है ऐड करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने लाजमी ऐड करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को जो है मेंटेन रखा। अब बात करते हैं एजुकेशनल पैराडॉक्स राइजिंग, यहां पर देखे जी लिटरेसी, इसको देखेंगे। इसके अंदर कुछ इंपोर्टेंट जो स्टैट्स हैं वो आपने ऐड कर लेने, बाकी तो आपको रीजंस कॉजेस आपको पता ही आपने पढ़ी हुई हैं सारी, ठीक है। तो स्लेट अगर प्रोग्रेस इन लिटरेसी इंडिकेटर्स में देखा जाए, मार्जिन ग्रोथ की अगर बात की जाए, पाकिस्तान ओवरऑल लिटरेसी रेट फॉर इंडिविजुअल एज्ड 10th की बात की जाए, जो यहाँ पर हमें 10th एज के अंदर नजर आ रहे हैं, तो उनके अगर देखा जाए तो 2% हमें देखने को मिला है जो बड़ा है। और यहाँ पर कितना हो गया टोटल 63% इन दिस फिजिकल ईयर 2025 टू 2026। तो ये चीज है, तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि यहाँ पर जो आपका ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना है वो आप मुझे यहाँ पर जो है वो कह के कमेंट के अंदर बताएंगे, ठीक है। द जेंडर गैप की अगर बात की जाए तो मेजर डिस्पैरिटी परसिस्ट अलोंग जेंडर लाइंस, ठीक है। मेल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 73% देखने को मिल रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पर वुमेन्स की बात की जाए फीमेल की, तो वो 54% हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं 73% एंड 54%, ठीक है। पॉजिटिव रूरल सिग्नल्स की बात की जाए तो रूरल एरियाज में फिर भी जो है खवातीन को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसको वहां पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रूरल फीमेल रेट कितने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 68% हमें यहाँ पर रूरल के अंदर बेसिकली एजुकेशन लिटरेसी रेट देखने को मिल सकता है फीमेल का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पर आउट ऑफ स्कूल, तो यहाँ पर फिगर आपको पता है कि कभी यहाँ पर 25 मिलियन कहा जा रहा था, कभी यहाँ पर कह लेकर 26 मिलियन, पहले तो 22.5 यहाँ पर मिलियन कहा जा रहा था। तो अब यहां पर दोनों को मिला दिया है 25 टू 26 जो है मिलियन आउट ऑफ स्कूल है बच्चे, ठीक है। तो ये चीज भी है 2023 के डाटा के मुताबिक। तो ये बेसिकली सेंसस की बात की जाए, डिजिटल सेंसस 2023 की बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डायलेमा ऑफ क्रॉनिकली लो की अगर बात की जाए, फंडिंग की बात की जा रही है बेसिकली कि फंडिंग जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो कम होती जा रही है एजुकेशन के ऊपर,
ठीक है, तो फंड को भी बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर यूनिसेफ क्या कहते हैं, बॉडी हैव ऑफिशियली वार्न दैट पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इन पाकिस्तान इज डिक्लाइनिंग एंड क्रॉनिकली लो। तो यहाँ पर जो है वो डे बाय डे जो है वो कम होती जा रही है बेसिकली इसके ऊपर स्पेंडिंग, थ्रेटनिंग टू न्यूट्रलाइज्ड एनी माइनर स्टैटिस्टिकल गेन्स अचीव्ड ओवर लास्ट ईयर्स। तो ये चीज़ है, ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ ये वाला यूनिसेफ वाला बाकी छोड़ दें। उसके बाद अगर प्रिस्क्रिप्शंस फॉर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर देखी जाए, ट्रिमिंग स्टेट वेस्ट की अगर बात की जाए, देखें अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ट्रिमिंग स्टेट वेस्ट की बात की जा रही है कि यहाँ पर एक तो ऑस्टेरिटी मेजर्स जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको भी मेंटेन रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज तो ये भी है, जिस तरह हमें यहाँ पर इकोनॉमिक जो है डिस्ट्रेस या इकोनॉमिक दबाव देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स को कम किया जाए, दूसरा यहाँ पर जो अखराजात है उनके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, और बाकी जितना भी यहाँ पर जो बचत है वो फिर यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर बेसिकली स्पेंड की जानी चाहिए। ठीक है, सस्टेनिंग फोकस ऑन गर्ल्स, तो यहाँ पर गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं, तो यहाँ पर इंप्रूव फिजिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये जनरल सी जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन है, ये आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन फ्रेमवर्क्स एंड ऑल्टरनेटिव लर्निंग पाथवेज टू प्रिपेयर द यूथ फॉर इवॉल्विंग मॉडर्न वर्कफोर्स चैलेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन की भी बात की जा सकती है, यहाँ पर स्टेम एजुकेशन की भी बात की जा सकती है, बजट को बढ़ाया जा सकता है, फिजिकल जो है यहाँ पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डेवलप किया जाए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। और उसके बाद अगर बात की जाए वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो भी एक पॉइंट हमारे पास इधर आ गया है। तो ये चीज़ है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ऐड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा द लॉस्ट डेकेड की बात की जा रही है कि पॉवर्टी आपकी बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के अंदर, रिवर्सल ऑफ प्रोग्रेस एंड द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज। सबसे पहले द रिवर्सल ऑफ अ डेकेड ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन। अब अगर देखा जाए तो 2005 के अंदर जो हमें यहाँ पर जो देखने को मिली थी बेसिकली 2005 और 6 के अंदर जो है वो 50.4% हमें यहाँ पर पॉवर्टी रेट देखने को मिला। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 2018 और 19 के अंदर इसको कितना कम किया गया, 21.9% पे लेकर आया, फीसद पे लेकर आया गया, 21.9% पर लेकर आया गया। लेकिन अब यहाँ पर 2024 टू 25 तक अगर देखा जाए तो ये हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 28.9% बढ़ चुका है यहाँ पर, जो कि 2018 और 19 के अंदर कितना था, 21.9% था। लेकिन यहां पर कितना हो सकता है, इसका मतलब है कि रिवर्सल हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, रिवर्सल की जो बात की जाए ना बार बार, रिवर्सल ऑफ अ डेकेड पॉवर्टी रिडक्शन, तो जो कम की गई थी वो दोबारा बढ़ रही है, तो यही चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। ठीक है, कैटलिस्ट ऑफ डेके की अगर बात की जाए, देखिए ड्रामेटिक राइज इन पॉवर्टी इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग इकोनॉमिक शॉक्स है। आपको पता ही है कि इकोनॉमिक शॉक की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी बढ़ती नजर आ रही है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो करेंसी जो है डेप्रिसिएशन आपके सामने, जिस तरह यहाँ पर वैल्यू कम हुई। उसके अलावा यहाँ पर क्लाइमेट जो है यहाँ पर जो फ्लड्स हमें देखने को मिले, नेचुरल डिजास्टर्स का जो असर देखने को मिला, उसकी वजह से भी पॉवर्टी बढ़ती हुई नजर आई। पेनफुल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर नेशनल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, तो यहाँ पर यह सजेशन है बेसिकली। उसके बाद डीपनिंग रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटी की अगर बात की जाए, देखें अब रूरल एंड अर्बन की बेसिकली यहाँ पर जो है वो कह ले के थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर दे। देखें द क्राइसिस हैज हिट रूरल कम्युनिटीज द हार्डेस्ट। ठीक है, विद रूरल पॉवर्टी जंपिंग फ्रॉम 28.2% टू 36.2% हमें बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, आप यूं कह लें कि 18.2% से लेकर कितना 36.2% हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, while urban poverty simultaneously climbed from 11% to 17.4% हमें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, तो अब आपके सामने के सबसे ज्यादा पॉवर्टी कहां पर है, रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में कितनी रही है, 28% पे, कितनी बढ़ के होगी 30% पे, 36 पे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11% पे, लेकिन कितना बढ़ गई यहाँ पर 17.4% पे बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है, प्रोविंशियल वल्नरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि यहाँ पर बलूचिस्तान की सिचुएशन आपके सामने है, उसके अलावा KPK की सिचुएशन सामने ही है। अब इवन के पंजाब के अंदर भी जो है वो हमें पॉवर्टी बढ़ते हुए नजर आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अलावा अगर देखा जाए वाइडनिंग इनक्वालिटी, तो आपको पता है कि यहाँ पर कैपिटलिज्म, जहाँ पर आप डेमोक्रेसी होगी, कैपिटलिज्म होगा, तो वहाँ पर इनक्वालिटी होगी। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली, तो इनक्वालिटी जो है यहाँ पर बढ़ती हुई भी नजर आती है। अब यहाँ पर वो भी यहाँ पर लोग हैं जो इसके अंदर जो इकोनॉमिक यहाँ पर डिस्ट्रेस चल रहा है, इसके अंदर भी फायदा उठा रहे हैं अपना, इसमें भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन जो लो इनकम वाला है वो नीचे जा रहा है फर्दर, है ना, ये चीज है। सोशल सेक्टर की अगर बात की जाए, पाकिस्तान बेयर इनकम सपोर्ट की अगर बात की जाए यहाँ पर,
तो वो भी है कुछ पॉइंट्स, ये भी रिजिलियंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की अगर बात की जाए तो कुछ डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि यहाँ पर बेसिकली स्कूल के अंदर इतने बड़े हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, अभी इसको रहने दें। इनकम डिस्कनेक्ट इसको भी छोड़ दें। यहाँ पर अगर देखा जाए मूविंग बियॉन्ड कैश ट्रांसफर्स, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात की जा रही है कि यहाँ पर जो है वो कह लें कि 17% जो हमें नजर आ रहा है, एक्सपेंडिंग 8 to 12 मिलियन फैमिलीज को जो है यहाँ पर दिया जाए, तो ये एक अच्छी बात है, इसको बढ़ाना भी चाहिए। द ट्रू मेजर ऑफ सक्सेस अगर देखा जाए तो द एडिटोरियल दैट कैश ट्रांसफर्स आर मेयर बैंडेजेस दैट कैन नॉट रिप्लेस सस्टेनेबल जॉब्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड रोबस्ट एजुकेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं पर वो कह रहा है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे बढ़कर भी जो है वो की जानी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी मस्ट अल्टीमेटली बी जज्ड बाय वेदर इट इंप्रूव्स द everyday lives of the ordinary citizens, not just macroeconomic balance sheet। तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अगर हो तो यहाँ पर जो है वो कह ले के सोशो इकोनॉमिक जो है यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी या डेवलपमेंट हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट रहेगी, लेकिन ये हमारे पास पॉवर्टी रेट था जो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं कि रूरल के अंदर कितनी है और अर्बन के अंदर कितनी है, ओवरऑल कितनी है, कंपैरिजन दिया गया। ये सिर्फ आपने स्टैट्स ऐड करने हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स के, और आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं डॉन न्यूज़पेपर के वो सारे जो हम यहाँ पर इधर डिस्कस करते हैं, और ऑलमोस्ट हमारे 10 वर्ड्स होते हैं, और बाकी हम वर्ड्स इसलिए ऐड नहीं करते कि वो बार बार आपके रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा यहाँ पर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स क्या रहेगा, बेसिकली तवाज़न बनाना, बैलेंस बनाए रखना। ठीक है, हैविंग अ बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ में क्या करना, एक बैलेंस बनाए रखने को बोला जाता है, तवाज़न बनाए रखना। ठीक है, बैलेंस्ड या प्रोपोर्शनेट बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, सिमेट्रिकल बोल सकते हैं या अनइवन बोल सकते हैं आप। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड बहुत इजी वर्ड है, वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा पेचीदों को बोला जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा या इंट्रिकेट। ऑपोजिट क्या बनेगा, सिंपल या क्लियर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इम्प्लोड, बहुत इजी वर्ड है। टू कोलैप्स, इनवर्ड वॉलेटिली, अंदर की तरफ जो है वो तबाह हो जाना। ठीक है, गिरकर, तो कोलैप्स कर जाना या केव इन। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सपैंड या एक्सप्लोड, बाहर की तरफ जो है वो कह लेकर ब्लास्ट करना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रियूज। रियूज बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। ट्रिक और क्लेवर, डिसेप्शन, बेसिकली चालाकी के साथ धोखा देने को बोला जाता है, ट्रिक या डिसेप्शन, धोखा देना। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑनेस्टी या ओपननेस आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर बहुत ईजी है, सर्वेल। सर्वेल मीन्स क्या रहेगा, एक्सेसिवली ओबीडियंट, हद से ज़्यादा जो है यहाँ पर ताबे होना। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं सबमिटर या अतात करना। तो सबमिसिव या ऑब्सीक्वस बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट या असल्टिव इसको बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा टेनवस, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली। वीक आर पुअरली सपोर्टेड। ठीक है, फिल्मसी बोल सकते हैं आप, फ्रेजल बोल सकते हैं, कमज़ोर। उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग या सॉलिड आप इसको कहेंगे। वर्ड क्या रहेगा हमारे पास, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट मीन्स क्या रहेगा, फीलिंग रिमोर्सफुल और अपोलोजेटिक। ठीक है, अपने किए पर पछतावा करना या एहसास हो जाना गलती पर। ठीक है, रिमोर्सफुल बोल सकते हैं या रेपेंटेंट बोल सकते हैं। उसके बाद अनरिपेंटेंट या इनडिफरेंट आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट मीन्स क्या होता है, बेसिकली टू मेक अनएबल टू फंक्शन और एन एक्ट, बेसिकली कमज़ोर कर देने को बोला जाता है ताकि काम ना कर सके, या डिसेबल कर देना। क्रिपल, ऑपोजिट क्या बनेगा, इनएबल या स्ट्रेंथन करना। सेकंड लास्ट हमारे पास क्या रहेगा, एंसेलरी, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ठीक है, एडिशनल हेल्प को बोला जाता है, ऑक्सिलरी या सेकेंडरी। ऑपोजिट क्या बनेगा, प्राइमरी या मेन। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्रोस्क्राइबिंग, बहुत इजी वर्ड है बेसिकली, ऑफिशियली जो बैन हमें नजर आता है या ममनू करार दे देना। फॉरबिडिंग या बैनिंग, बैनिंग या प्रोहिबिटिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा हमारे पास, अलाउइंग या परमिटिंग करना। ठीक है, परमिट दे देना किसी को। ठीक है, तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, एंड थैंक यू सो मच।